आंतरिक प्रतिरोध मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बताइए प्रतिरोध किसको कहा जाता है? प्रतिरोध किसको कहा जाता है? जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है। ठीक है, तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल का बात हो रही है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो किसको कही जाएगी? किसको कही जाएगी? मतलब जो सेल के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करेगा, कोई भी सेल के अंदर, चाहे वो प्राइमरी हो या तो फिर सेकेंडरी हो, उसके अंदर जो भी बाधा उत्पन्न करेगा वही कहलाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक। आंतरिक से ही पता चल रहा है ना, इंटरनल। लिखिए, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता हो, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। लिख लिए, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है वही कहलाता है आपका आंतरिक प्रतिरोध, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको सूचित किया जाता है छोटा आर से। और मात्रक, बताइए प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम। तो यहां पर भी ये प्रतिरोध बाधा ही उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इसीलिए यहां पर भी क्या होगा? ओम। इतना याद रखना है। हो गया? अब समझ लीजिए, बाद में उतारिएगा, देख लीजिए पहले। अच्छा, ओम के नियम अनुसार आपको पता है आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है वहां पर? V बाई आई। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको छोटा आर से डिनोटेड किया जा रहा है ना। तो यहां पर आर बराबर क्या होगा हमारा? आर बराबर क्या होगा? V बाई आई तो होगा, पर देखिए ये क्या है आपका? विभवांतर। ये क्या है? धारा। तो विभवांतर किसको कहा जाता है? दो विभव के बीच के अंतर को, है कि नहीं? किसको? दो विभव के बीच के अंतर। तो मान लीजिए आपके पास एक सेल रखा हुआ है, ये एक सेल है आपके पास, शुष्क सेल, ड्राई सेल है ना। तो इस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रही होगी। मान लीजिए ये अभी लोड पर है कि विदाउट लोड पर है? विदाउट लोड पर। तो विदाउट लोड में ड्राई सेल में ईएमएफ कितनी होती है? कितनी होती है? 2.2 वोल्ट होती है। जब इसको हम लोड से जोड़ेंगे तब कितना होगा? 1.8 वोल्ट। बोलने का मतलब है जो विभवांतर हमारा होगा लोड से, मतलब पूर्ण लोड से, बोलने का मतलब है जब वो बिना लोड में है, बिना लोड में कितना है? 2.2 वोल्ट। और जब उसे हम लोड से कनेक्टेड किए तब कितना रहा? 1.8 वोल्ट। तो उस दोनों के बीच को कही जाएगी क्या? विभवांतर। क्या? विभवांतर।
बोलने का मतलब है स्रोत विद्युत वाहक बल। स्रोत विद्युत वाहक बल किसको कही जाएगी? जब आपका शुष्क सेल बिना लोड पर रहेगा, स्रोत विद्युत वाहक बल। ठीक है, और उसके बाद जब उसमें हम लोड देंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं? अब ड्रॉप होगा कि नहीं? V बराबर आई आर, वोल्टेज ड्रॉप होगा लोड के बाद। लोड के तौर पर जैसे ही हम उसमें बल्ब वगैरह जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी आई आर ड्रॉप होगा। तो वो जो स्रोत विद्युत वाहक बल है और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों के अंतर को ही कहा जाएगा क्या? विभवांतर। और आर का फॉर्मूला होता है V बाई आई, और आई आपका सेम रहेगा, और यही निकल के आता है आंतरिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर ये क्या है? स्रोत विद्युत वाहक बल, चाहे कहिए स्रोत ईएमएफ। आई आर क्या है? वोल्टेज पात, निमी कहता है वोल्टेज पात, है ना? है क्या? वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, आई क्या है? परिपथीय करेंट, चाहे परिपथीय विद्युत धारा, इतना सारा याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात देख लीजिए, यदि R बराबर ES माइनस V लिखे तो क्या गलत रहेगा? ES माइनस V बटा I लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि V का फॉर्मूला IR होता है। कौन कहता है? ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, उतारिए। हो गया? इसमें दिक्कत है कहीं पर? दिक्कत है क्या इसमें? दिक्कत है किसी को? नहीं है? लिखिए नेक्स्ट। हो गया? लिखिए, आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है।
1 नंबर पर लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर दो पर लिखिए, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर तीन पर लिखिए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर चार पर लिखिए, ध्रुवाच्छादन क्रिया पर, पोलराइजेशन एक्शन पर। पांच पर लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की आयु पर, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की आयु पर। और 6 पर लिखिए, विध्रुवक, विध्रुवक की आयु पर। लिख लिए? 1 नंबर पर देखिए, तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है? एक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर। बताइए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर किस तरीके से? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर किस तरीके से? मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आपका कॉपर सल्फेट का हुआ, या तो फिर हुआ सिल्वर नाइट्रेट का, एक कॉपर सल्फेट का, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का। दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस मात्रा अधिक होगी? बताइए। एक हो रहा है कॉपर का, दूसरा हो रहा है सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट, समझ रहे हैं? और एक है आपका कॉपर सल्फेट। तो बताइए कॉपर की रेजिस्टेंस मान अधिक होती है कि सिल्वर की? कॉपर की अधिक होती है। ठीक है, तो कॉपर की रेजिस्टेंस का मात्रा यदि अधिक होती है तो उसकी आंतरिक प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा, होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से ये आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ रहेगा वैसा ही उसका आंतरिक रेजिस्टेंस उस सेल पर मौजूद रहेगी। समझ रहे हैं? दूसरी बात, प्लेटों के बीच की दूरी पर, दो प्लेट होती है, धन प्लेट, ऋण प्लेट। मान लीजिए एक प्लेट आपका यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है। अब इस प्लेट से इस प्लेट तक किसका आदान प्रदान होता है? आदान प्रदान किसका होता है? आयनों का। यदि ये दोनों प्लेटें यदि सामने होती तो वो जो आपकी आयनें होती लगातार जल्दी प्रवाहित होती कि नहीं? लेकिन दूर होने की वजह से इसको टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है कि नहीं? मतलब करंट अब रुक रुक के धीरे धीरे प्रवाह होगी। क्यों? क्योंकि आयनों का प्रवाह धीरे धीरे हो रही है। तो इस प्रकार से प्लेटों के बीच की दूरी पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। किस प्रकार से? R समानुपाती D से। बोलने का मतलब है कि डिस्टेंस जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस का मान उतना अधिक होगा।
डिस्टेंस जितना कम होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा। समझे दूसरी बात। तीसरी बात, प्लेटों के क्षेत्रफल पर समझिए। एक प्लेट रहा आपका ये, और एक प्लेट मान लीजिए ये रहा। दोनों में से किसकी क्षेत्रफल ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी अपेक्षा, है कि नहीं? तो बता चुके हैं पहले भी, जिसका क्षेत्रफल का मान ज्यादा होता है उसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है। बताएं पहले भी, बताएं कि नहीं? तो उसी प्रकार से जिस प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है? नीचे वाला का। तो क्षेत्रफल पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किस प्रकार से डिपेंड करेगा? किस प्रकार से? ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, यानी छोटा r क्षेत्रफल से उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ रहे बात को? बोलने का मतलब एरिया का मान जितना अधिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा। एरिया का मान जितना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा। इसीलिए जो आपका लेड एसिड सेल है ना, उसमें जो सेल जो प्लेटें लगी होती है उसकी एरिया ज्यादा रखी जाती है। क्यों? ताकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम हो। समझ रहे बात को? तीसरी बात, चौथी बात, ध्रुवाच्छादन क्रिया पर। ध्रुवाच्छादन क्रिया है क्या? किसको कहा जाता है ध्रुवाच्छादन क्रिया? ध्रुवाच्छादन दोष किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हो गया। उसमें क्या, कहां पर जम जाती है? कहां पर? एनोड के चारों ओर गैस के रूप में कुछ जम जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुवाच्छादन दोष पर। ठीक है। तो कोई भी सेल में ध्रुवाच्छादन क्रिया जितना जल्दी होगी रेजिस्टेंस का मान उतना ही जल्दी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि यदि ध्रुवाच्छादन दोष थोड़ा लेट से होना चाहिए, लेट से मतलब उस एनोड के चारों ओर जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले उसमें जम जाएंगे, थोड़ा लेट से होनी चाहिए। तब क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम होगा। वरना पहले ही यदि तुरंत जम जाए, यानी ध्रुवाच्छादन क्रिया एनोड पर तुरंत हो जाए, तो क्या अब आपका सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी? उसमें नहीं होगी। उसमें आयनों का प्रवाह ही बंद हो जाएगा। तो फिर भला कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध ध्रुवाच्छादन क्रिया पर भी डिपेंड करती है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या? इलेक्ट्रोलाइट की एज पर। आप जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ उसमें डाले हैं सेल के अंदर, जैसे कॉपर सल्फेट डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, एसिड डालते हैं लेड एसिड सेल में, है ना? उसकी एज कितना दिन तक है, उसका जीवन काल कितना दिन तक है, नहीं तो बाद में फिर चेंज करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं? एसिड खरीद के लाते हैं कि नहीं? आप लोग लाते हैं ना? तो उसकी एज पर भी डिपेंड करती है। यदि वो ज्यादा दिन तक उस वोल्टामीटर के अंदर रही तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आपका खराब होते जाएगा धीरे धीरे। एज जाने के बाद सब चीज तो खराब हो ही जाता है धीरे धीरे, होता है कि नहीं? उसी प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की एज पर भी डिपेंड करेगी। और सबसे मुख्य बात, विध्रुवक की एज पर। विध्रुवक के रूप में कोई भी सेल के अंदर क्या डाली जाती है? MnO2। तो वो उसका जो एज है, उसकी उम्र है, कितना दिन तक वो कार्य कर सकता है, इस पर भी डिपेंड करती है। विध्रुवक के रूप में मतलब MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, उसका चूर्ण, कि वो आपका एनोड पर कितना दिन तक कार्य कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करती है आपका क्या? आंतरिक प्रतिरोध। किसका? सेल का। बताइए, इसमें डाउट है? डाउट है? उतारिए तब इसको। उतार लिए?
जितना बढ़िया से बता रहे हैं ना उतना बढ़िया से पूछेंगे भी, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना। क्या आपके बुक में मिल जाएगा? ये नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। मिलेगा पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। लिखिए नेक्स्ट, क्या टॉपिक है? बैटरी की क्षमता लिखिए। लिखिए, बैटरी की क्षमता बराबर होता है एम्पियर घंटा। मतलब कि AH। लिख लिए? ये दो प्रकार से होती है। एक लिखिए पूर्ण क्षमता, और दूसरा लिखिए सामान्य क्षमता। लिख लिए? चलिए लेड एसिड सेल को लेते हैं। बताइए लेड एसिड सेल में जब वो फुल चार्ज की अवस्था में होता है, फुल चार्ज मतलब पूर्ण आवेशित की अवस्था में जब होता है, तब उस पर कितना वोल्ट होती है? कितना होती है? याद कीजिए, सब हम ही बताएं। लेड एसिड सेल में कितना प्रति सेल ईएमएफ कितनी होती है? क्या बात करते हो यार, कुछ भी बताइए, देख के ही बताइए। अब ये नहीं बोलना है कि सर लिखाए नहीं थे। एक एक पॉइंट, एक एक चीज बताएं लेड एसिड सेल में। क्या होती है? क्या नहीं लिखा है क्या? कितना प्रति सेल कितना ईएमएफ होती है लेड एसिड सेल के? अरे
यार क्या है, कितना? कहाँ दिखाइए? वो थोड़े है, वो तो आपेक्षिक घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व है वो। मतलब नहीं लिखे हैं। हाँ किसका था? सीधे दिख रहा है ना, सीधे दिख रहा है। क्या हुआ? क्या है वो? तो आपका अपेक्षित घनत्व हुआ जी, कैसे रहेगा वो? क्या मतलब वही हुआ ना, फुल चार्ज की अवस्था कब कहलाएगा? हम पूछे बस इतना ही कि फुल चार्ज क्या लिखा है, वो देखने में लग गए। जब जहां पर ईएमएफ हम लिखाए हैं, जब विदाउट लोड में है, तो वो आपका फुल चार्ज अवस्था नहीं कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा कि नहीं? तो फिर तो फुल चार्ज अवस्था में यानी कि जब वो आपका सेल विदाउट लोड में है, तो क्या 2.2 वोल्ट है? दूसरी बात, लेड एसिड सेल डिस्चार्जिंग अवस्था में, डिस्चार्जिंग अवस्था मतलब किसको कही जाएगी? जब विदाउट लोड लोड में है। डिस्चार्जिंग कब होगी? जब आप उसको लोड देंगे तब, लोड देंगे तब। तो लोड की अवस्था में वोल्टेज का मान क्या है? 2.0 वोल्ट। आपकी बुक कहता है, निमी क्या कहता है? 1.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 1.8 वोल्ट ये रहा। तीसरी बात, फुल्ली चार्जिंग नहीं, फुल्ली डिस्चार्जिंग कहिए। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड एसिड सेल फुल्ली डिस्चार्जिंग हम लोग कब कहेंगे? कब कहेंगे? पूरी तरह से डिस्चार्जिंग हम लोग कब कहेंगे? जब उस सेल पर थोड़ा सा भी तनिक सा मात्रा भी उसमें ईएमएफ नहीं होगी। मतलब कितनी होगी? 0 वोल्ट होगी। समझे अभी बात को? फुल्ली चार्ज यानी पूर्ण आवेशित कब कहेंगे? जब उसमें वोल्टेज रहेगा 2.2 वोल्ट, मतलब कि विदाउट लोड में, विदाउट लोड अवस्था में। दूसरी बात, डिस्चार्जिंग अवस्था में यानी लोड की अवस्था में हम लोग कब कहेंगे? जब उसमें वोल्टेज होगी कितनी? 1.8 वोल्ट। और फुल्ली डिस्चार्जिंग कब कहेंगे? 0 वोल्ट। तो यहां पर पूर्ण क्षमता और सामान्य क्षमता में अंतर देखिए। जब पूर्ण आवेशित आपका लेड एसिड सेल रहेगा और डिस्चार्जिंग के बीच यानी 2.2 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के बीच, बोलने का मतलब है कि फुल चार्ज और डिस्चार्ज अवस्था के बीच मापी गई क्षमता, इसी को कही जाएगी क्या? सामान्य क्षमता। याद रखना ये चीज। कब कही जाएगी? जब वो पूर्ण चार्ज होगा, जब 2.2 वोल्ट रहेगा। कौन सी सेल में? लेड एसिड सेल की बात हो रही है ना। उदाहरण के तौर पर इसको लिए आप किसी को भी ले सकते हैं। तो फुल चार्ज से डिस्चार्जिंग अवस्था के बीच मापी गई क्षमता को कहा जाता है क्या? सामान्य क्षमता। परंतु
फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज के बीच, समझ रहे, यानी फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज के बीच मापी गई क्षमता। बताइए 2.2 वोल्ट में यदि हम 0 वोल्ट घटा दें तो पूर्ण क्षमता ही तो आएगी ना, आएगी कि नहीं? तो इसी को कही जाएगी क्या, पूर्ण क्षमता। इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। बोलने का मतलब पूर्ण क्षमता किसको कहेंगे, पूर्ण आवेशित से लिखते चलिए, पूर्ण आवेशित से पूर्ण विसर्जित के बीच मापी गई क्षमता। पूर्ण क्षमता कहलाएगी। ये याद रखना पड़ेगा। आज मेरा पारी है बोल रहा ना कहिए। हो गया, उतार लिए। उतार लिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत है कुछ ज्यादा स्मेल दे रहा? हाँ है तो बताइए, कुछ उम्मीद रखते हैं क्या हमसे? नहीं चाहिए तो बोलिए। देखिए बताइए, जब पूर्ण क्षमता की बारी आएगी और यदि बोला जाए आपसे कि 2.2 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच क्षमता मापिए, आप माप सकते हैं? माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि ये 0 वोल्ट है।
ये 2.2 वोल्ट है। दोनों के बीच क्षमता नहीं माप सकते, आप अंतर बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो आपका बैटरी यानी कि सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या उसमें करंट का मान कुछ भी होगा? तो फिर करंट चलेगी ही नहीं। तो आप कौन सी एमीटर वोल्ट मीटर से आप उसका क्षमता वगैरह कुछ भी माप सकते हैं? नहीं माप सकते। इसीलिए जो पूर्ण क्षमता है ना, उसको व्यवहारिक क्षमता के रूप में नहीं माना गया है। तो किसको माना गया है? सामान्य क्षमता। याद रखिएगा, सामान्य क्षमता एक आपका क्या है? व्यवहारिक क्षमता। इसको वीवीआई कीजिएगा। जो सामान्य क्षमता है उसी को व्यवहारिक क्षमता के रूप में माना गया है। हो गया? लिखिए, नोट भी लिखिए। बैटरी की क्षमता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक नंबर लिखते चलिए। प्लेटों की संख्या पर दो पर लिखिए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर तीन पर लिखिए इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व पर विशिष्ट गुरुत्व पर चार पर लिखिए डिस्चार्जिंग दर पर, मतलब विसर्जन दर पर। लिखिए सेलों की विसर्जन दर पर। पांच पर लिखिए बैटरी की तापमान पर बैटरी की तापमान पर। छह पर लिखिए बैटरी की जीवन काल पर। जीवन काल पर। तो इतनी चीजों पर निर्भर करता है किसी भी बैटरी की क्षमता। ठीक है। प्लेटों की संख्या पर, प्लेटों की संख्या पर किस प्रकार से देखिए, प्लेटों की संख्या जितनी अधिक होगी एम्पियर क्षमता उतनी ही अधिक होगी।
बोलने का मतलब है एक लेड एसिड सेल में प्लेटें ज्यादा होती है। बोलने का मतलब है कि प्राइमरी सेलों की तुलना में सेकेंडरी सेलों में प्लेटों की संख्या ज्यादा होती है। प्लेटों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसमें एम्पियर आवर AH का मान ज्यादा होती है। AH मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपके जो मोबाइल का बैटरी है लिखा रहेगा 1200 mAh, 1200 mAh वो क्या है, क्षमता है, इतनी क्षमता है उनकी उस बैटरी की। ठीक है। दूसरी क्या, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पहले इतना तक था अब घट गया, मतलब बैटरी का क्षमता भी घट गया। अब क्या करेंगे, उसमें और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हम लोग डालेंगे, उस पर भी डिपेंड करेगी बैटरी की क्षमता। तीसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व जो बता चुके हैं ना, आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, चार्जिंग की अवस्था में इतना, डिस्चार्जिंग में इतना और 25% में इतना बता चुके हैं, उस पर भी डिपेंड करेगी। चौथी बात, डिस्चार्जिंग दर पर, समझिए मेन चीज, कोई बैटरी क्या होता है जैसे ही आप उस पर लोड देते हैं 1 घंटा पर ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। कोई बैटरी क्या होता है वो 1 सप्ताह तक भी चलता है ना। तो डिस्चार्जिंग दर पर किस प्रकार से, कि वो कितना जल्दी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, कितना कम समय में। ठीक है। जैसे एक जो आपका इन्वर्टर वाला बैटरी देखें, लगा के रखते हैं उसको, कितना देरी तक वो डिस्चार्ज की अवस्था में होता है, चार्जिंग की अवस्था में। जैसे आप उसमें लोड से कनेक्टेड करेंगे उसको, कितना समय तक चल सकता है। यदि कंपनी बढ़िया रहा, है ना, यदि बढ़िया कंपनी उसको बनाया, तो मान लीजिए एक बढ़िया कंपनी, ब्रांड कंपनी बना, जैसे एक्साइड वगैरह है ना, वो बनाया, तो मान लीजिए 1 घंटा तक वो बैटरी फुल चार्ज अवस्था में चल रहा है। लेकिन कोई डुप्लीकेट कंपनी बनाया उसको, तो वो कितना देर तक चल रहा है, आधा घंटा तक। मतलब उस तरीके से डिस्चार्जिंग दर पर भी डिपेंड करेगा बैटरी की क्षमता, मतलब कितना जल्दी वो डिस्चार्ज हो रहा है। समझे कि नहीं बात को, ये समझे ना। बैटरी की तापमान पर देखिएगा, अभी आप मोबाइल को चार्जिंग पर लगाइएगा ठंडा के टाइम पर, और एक गर्मी के टाइम पर लगाइएगा, कौन सा टाइम में जल्दी चार्ज होगा आपका बैटरी, ठंडा के टाइम पे। चेक करके देखे हैं। सबसे मेन मुद्दा है सामान्य टेम्परेचर पर, ठंडा की अवस्था में भी नहीं और ज्यादा तापमान हुआ फिर भी नहीं, आपका मोबाइल हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और हीट होने की वजह से रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, पता है ना। और ठंडा के मौसम में उसकी प्लेटें क्या होती है, ऐंठ जाती है, मुड़ जाती है, काम करना बंद कर देगी, इसकी वजह से चार्ज होना कठिन होगा। इसलिए सामान्य अवस्था में वो बैटरी को चार्ज करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बैटरी क्या करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है बैटरी की क्षमता, किस पर, उसकी तापमान पर भी। समझे। नेक्स्ट क्या, बैटरी की जीवन काल पर, कि उस बैटरी का जीवन काल 365 दिन है कि 3 दिन है कि 60 दिन है, इस पर भी डिपेंड करेगा उसका क्षमता। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट लिखिए फटाक से। बैटरी की दक्षता, बैटरी की दक्षता, इफिशिएंसी ऑफ बैटरी, 10 मार्क के लिखिए। बैटरी की क्षमता, दक्षता, क्षमता नहीं दक्षता। बैटरी की दक्षता 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है, 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक लिखिए एम्पियर घंटा दक्षता, मतलब कि AH इफिशिएंसी।
क्या किसी को पता है वैद्युतिक दक्षता किसको कही जाती है? बता चुके हैं। हर वो चीज आगे रिलेट करेगी। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग की गलती है, ठीक है। सारा चीज रिलेट करेगा आगे सभी चैप्टर से। बता चुके हैं वैद्युतिक दक्षता किसको कही जाती है? आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही वैद्युतिक दक्षता कही जाती है। याद आया? आउटपुट और इनपुट। बताइए सेल में क्या आउटपुट और क्या इनपुट, समझिए बात को। यानी दक्षता किसको कही जाती है? आउटपुट बटा इनपुट। बोलने का मतलब है एक आपका ट्रांसफार्मर है, आप उसको 11,000 दे रहे हैं, मतलब इनपुट। आपको वो दे रहा है कितना? 230 वोल्ट, मतलब आउटपुट। समझ रहे हैं? वही चीज। तो इफिशियंसी किसको कही जाती है? आउटपुट बटा इनपुट को। तो हम लोग बात करेंगे एम्पियर घंटा दक्षता। एम्पियर घंटा दक्षता किसकी? बैटरी की। ठीक है, बैटरी की दक्षता। देखिए किस तरीके से। इससे ही डिनोटेड किया जाता है ना, जिसको ईंट बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। याद आया? है ना? देखिए आउटपुट किसको कहिएगा? जब आप एक सेल पर लोड दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए विदाउट लोड में है आपका कोई भी सेल। मान लीजिए हम बात करेंगे लेड एसिड सेल में, विदाउट लोड में कितनी? 2.2 वोल्ट। जैसे ही उस पर लोड देंगे, मतलब अब धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होगा। जो डिस्चार्ज होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। जो था उसमें विद्युत वाहक बल, जो विदाउट लोड में था, वो आपका इनपुट था। समझ रहे बात को? लेकिन जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे वो आपका आउटपुट बन जाएगा। बोलने का मतलब एम्पियर घंटा डिस्चार्ज अवस्था में बटा एम्पियर घंटा चार्ज अवस्था में। इसी को कहा जाता है क्या? एम्पियर घंटा दक्षता। ठीक है। बोलने का मतलब देखिए, एम्पियर घंटा डिस्चार्ज अवस्था में। एम्पियर घंटा मतलब एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर किसकी यूनिट है? करेंट की, यानी आई की। कैसी अवस्था में? डिस्चार्ज अवस्था में। डी फॉर डिस्चार्ज, डी फॉर डिस्चार्ज, यानी करेंट की कैसी अवस्था में? डिस्चार्ज अवस्था में। और क्या? घंटा, समय, ये भी कैसी अवस्था में? डिस्चार्ज अवस्था में, यानी एच कैसी अवस्था में? डिस्चार्ज अवस्था में बटा। समझ लीजिए। ठीक है। दूसरा क्या? एम्पियर घंटा चार्जिंग अवस्था में, है ना। चार्जिंग अवस्था में मतलब एम्पियर किसकी यूनिट है? करेंट आई की। कैसी अवस्था में? C4 चार्जिंग अवस्था में, इनटू H आवर कैसी अवस्था में? चार्जिंग अवस्था में। और इसी मान को 100 में यानी प्रतिशत में व्यक्त किया गया मान को ही कहा जाता है क्या? एम्पियर घंटा दक्षता, यानी AH परसेंटेज, है ना। NaH परसेंट, न्यू बोलते हैं इसको, ईंट बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। बोले याद रहेगा। हवा में उड़ गया। ठीक है। ध्यान नहीं देते आप लोग, क्या होगा? इतना आराम से पढ़ा रहे हैं। क्या इसको फिर से बताने की जरूरत है? समझ में आ गया ना ये चीज?
चलिए फटाफट लिख कीजिए, 5 मिनट टाइम है। यहाँ पर आउटपुट इनपुट नहीं करना है, वो तो बस समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। लेकिन बात तो सेम ही है। इनपुट कब कहेंगे? जब वो चार्ज अवस्था में होगा। आउटपुट हम लोग कब कहेंगे? जब उसका डिस्चार्ज होगा, तब आउटपुट जाएगा। और क्या? हो गया? हो गया? देखिए, बैटरी की दक्षता एक हुआ, दूसरा और फाइनल दक्षता, उसको कहा जाता है वाट घंटा दक्षता। दो नंबर पर लिखिए, वाट घंटा दक्षता। इसमें थोड़ा सा लोचा है और कुछ नहीं। हो गया? हो गया? देखिए, देख लीजिए, फिर उतारते रहिएगा। देख लीजिए, वाट घंटा दक्षता किसको कही जाएगी? डिस्चार्जिंग अवस्था में वाट घंटा बटा चार्जिंग अवस्था में 8 घंटा वाट घंटा के अनुपात को ही क्या कही जाएगी? वाट घंटा दक्षता कही जाएगी। समझ रहे? तो वाट, वाट यानी शक्ति। किसकी यूनिट है वाट? शक्ति की। शक्ति को किससे डिनोटेड किया जाता है? पी से। पी से, है ना? यानी शक्ति को डिनोटेड किया जाता है पी से, और पी की ही यूनिट होती है क्या? वाट। ठीक है, वाट। तो पी का फॉर्मूला क्या होती है? वी आई होती है क्या? होती है कि नहीं? याद आया? हाँ, नहीं था याद आप लोग को, हमें पता है ना? क्या होती है? P बराबर वी आई होती है। देख लीजिए पहले, P बराबर क्या होती है? वी आई, यानी शक्ति को सूचित किया जाता है, शक्ति मतलब पावर, पावर को डिनोटेड किया जाता है P से, तथा इसका मात्रक क्या होती है? वाट होती है। तो यहां पर क्या कह रहा है? वाट घंटा, मतलब कि वाट आया किसके बदले है? किसके बदले है? वी डी इंटू आई डी के बदले आया है। समझे अभी बात को? क्यों?
क्योंकि P बराबर VI होता है, VI तो होता है, पर यहां पर एक अवस्था है, कैसी अवस्था? डिस्चार्ज की अवस्था। जब V और I को एक साथ मिला दे तभी आपका बनेगा क्या? शक्ति। शक्ति यानी वाट। समझ रहे बात को? यानी वोल्टेज और करंट को मिला देंगे तब आपका बनेगा वाट यानी शक्ति। और कैसी अवस्था में? डिस्चार्जिंग अवस्था में, यानी VD इंटू ID इंटू क्या बचा? HD। नीचे सेम, पर कैसी अवस्था में? चार्ज की अवस्था में, चार्जिंग समय में, ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम। मतलब VC इंटू IC इंटू HC, और इसी का परसेंटेज बोल रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका निकल के आएगा क्या? वाट घंटा दक्षता। इतनी सारी बात। दोनों दक्षता है ना, एम्पियर घंटा दक्षता और वाट घंटा दक्षता, दोनों को VVI कीजिए। हो गया? हुआ कि नहीं? क्या होता है? एकांक समय में किया गया कार्य को वो भी कहा जाता है, पर W बराबर VIT होता है, ऊपर VIT नीचे T कटा, बचा क्या? VI। सेम है ना? W यानी क्या? कार्य। वैद्युतिक कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? अरे आप पूछ रहे हो ना हमसे, क्या P बराबर क्या सर W/TV होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा? W बराबर VIT ये भी होता है कि नहीं? W क्या है? W क्या चीज है आपका? वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक कार्य है ना? और वैद्युतिक कार्य W बराबर VIT होता है, और ऊपर VIT नीचे T कटा, बचा क्या? VI। ठीक है, यानी P का फॉर्मूला VI भी होता है, इसके अलावा P का फॉर्मूला VI cos phi भी होता है, पर AC में अलग जगह पर जब नेक्स्ट चैप्टर तरफ जाएंगे तब। ठीक है, तो एक क्या है आपका? एम्पियर घंटा दक्षता। दूसरा क्या है? वाट घंटा दक्षता। बताइए, एम्पियर घंटा दक्षता का फॉर्मूला क्या आया? ID इंटू HD बटा IC इंटू HC आया, इंटू 100 को हटा देते हैं पहले ही, है ना? बोलने का मतलब है जब एम्पियर घंटा दक्षता और वाट घंटा दक्षता का जब तुलना किया जाएगा तब क्या परिणाम आएगा, है ना? तो इसका ये निकल के आया, यहां पर यदि हम गुना 100 दे दें और यहां पर भी देना पड़ेगा तब हमें, उससे अच्छा क्या करेंगे, पहले ही उसको हटा देते हैं। समझ रहे ना? तो यहां पर वाट घंटा दक्षता, वाट यानी शक्ति, शक्ति यानी VI कैसी अवस्था में? डिस्चार्जिंग अवस्था में, यानी VD इंटू ID इंटू HD डिवाइडेड बाई VC इंटू IC इंटू HC।
बताइए, आईडी के साथ आईडी कटा, एचडी के साथ एचडी कटा, आईसी के साथ आईसी, एचसी के साथ एचसी, अब बचा क्या? यानी एम्पियर घंटा दक्षता बराबर वाट घंटा दक्षता का कितना? VD यानी डिस्चार्जिंग के टाइम, चाहे कहिए डिस्चार्जिंग अवस्था में, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटा ड्यूरिंग चार्जिंग वोल्टेज, यानी चार्ज की अवस्था में वोल्टेज, मतलब कि VD बटा VC। और ये फॉर्मूला इस बार आया है, देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, ठीक है, यही फॉर्मूला आया इस बार। अच्छा, हम और एक चीज बोलते हैं कि ये आया है इस बार, ये आया है इस बार, आप लोग क्या वाकई में चेक करते हैं जाकर? क्यों नहीं करते हैं? हमारी बात पर पूरी भरोसा है? सर वो तो नहीं है और चेक नहीं करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पूछा है इस बार फॉर्मूला, याद रखिएगा, एम्पियर घंटा, घंटा है, दक्षता बराबर वाट घंटा दक्षता इंटू VD बटा VC फॉर्मूला है। जब दोनों का तुलना किया गया तब ये फॉर्मूला निकल के आया। तो सेल चैप्टर हमारा कंप्लीट